हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारे चैनल डी स्टूडेंट सर्कल अकेडमी में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के प्रेस्टिक सेट को। तो प्रेस्टिक सेट फर्स्ट आज कराया जा रहा है। 25 क्वेश्चन कुछ में इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे नहीं आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इस टेस्ट को आप लोग जरूर दीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल देते चलिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। हमारे चैनल डी स्टूडेंट सर्कल अकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मादक द्रव्यों के व्यसन के निम्नलिखित में से कौन से कारक सही हैं? ऑप्शन ए सामाजिक कारक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक कारण, ऑप्शन सी जैविक कारण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मादक द्रव्यों के व्यसन के निम्नलिखित में से कौन से कारक सही हैं? ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मादक द्रव्यों के व्यसन के कारण की अगर बात करें तो सामाजिक कारण भी है, मनोवैज्ञानिक कारण भी है और जैविक कारण भी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए बिल्कुल। चलिए सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। चलिए तो आप लोग आंसर दीजिए इसका। निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी मनोवैज्ञानिक कारणों से द्रव्य व्यसनों का सेवन करते हैं? ऑप्शन ए 85%, ऑप्शन बी 85.5%, ऑप्शन सी 86%, ऑप्शन डी 86.6%। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 85.5%। ठीक है, प्रतिशत 85.5%। ठीक है, तो 85.5% विद्यार्थी जो हैं मनोवैज्ञानिक कारणों से द्रव्य व्यसनों का सेवन करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। तो निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत व्यक्ति सामाजिक कारणों से द्रव्य व्यसन का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए 10.9%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन बी 11% और ऑप्शन डी 125%। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी ऊपर नीचे टाइप हो गया है। तो आप लोग राइट आंसर दीजिए उसका कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत व्यक्ति जो सामाजिक कारणों से द्रव्य व्यसनों का सेवन करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10.9%। ठीक है, 10.9% लोग जो है सामाजिक कारण से द्रव्य व्यसन का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपकी स्क्रीन पर। आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए, किसी व्यक्ति पर मद्यपान या धूम्रपान का निम्नलिखित में से क्या असर पड़ता है? ऑप्शन ए पागल हो जाता है, ऑप्शन बी जीवन प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, ऑप्शन सी जीवन प्रतिष्ठा घट जाती है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जीवन प्रतिष्ठा घट जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जीवन प्रतिष्ठा घट जाती है। किसी व्यक्ति पर मद्यपान या धूम्रपान का निम्नलिखित में से क्या असर पड़ता है? तो क्या होता है? धूम्रपान और मद्यपान का असर क्या पड़ता है? जीवन प्रतिष्ठा घट जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? जीवन प्रतिष्ठा घट जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। औषधि का प्रभाव निम्नलिखित में से किन बातों पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए पिछले जीवन की अनुभूतियों पर, ऑप्शन बी औषधि की मात्रा पर, ऑप्शन सी औषधि की गुणवत्ता पर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। औषधि का प्रभाव निम्नलिखित में से किन बातों पर निर्भर करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जिन लोगों ने ऑप्शन डी आंसर दिया होगा उनका बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो औषधि का प्रभाव जो है किन बातों पर निर्भर करता है? तो पिछले जीवन की अनुभूतियों पर, औषधि की मात्रा पर और औषधि की गुणवत्ता पर, उपरोक्त सभी पर क्या करता है? निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ गए हैं।
पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। ठीक है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। जैविक घटक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता और ऑप्शन सी अपघटक और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। जैविक घटक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? ठीक है, उत्पादक को शामिल किया जाता है क्या, उपभोक्ता को शामिल किया जाता है क्या, और अपघटक को शामिल किया जाता है क्या? हाँ, बिल्कुल सभी को शामिल किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, उत्पादक भी शामिल होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं और अपघटक भी होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी हिरण। ठीक है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबका भाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेढक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मेढक। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत मेढक को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, गाय शामिल होगा प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत, खरगोश शामिल होगा और हिरण शामिल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। वे उपभोक्ता जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता और ऑप्शन डी चतुर्थ उपभोक्ता। ठीक है, तो वे उपभोक्ता जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाता है, ठीक है, खाता है क्या कहलाएगा वो भाई? तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है वो क्या कहलाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, और जो उत्पादक को खाएगा वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को खाता है, खाकर अपना वजन प्राप्त करता है, तो वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अपघटकों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी शैवाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अपघटकों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो अपघटकों में बैक्टीरिया, कवक ये दोनों पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ठीक है, तो बैक्टीरिया और कवक, ठीक है, अपघटकों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर आ गया है। कक्षा में बच्चों को ग्लोब दिखाया जाता है ताकि ऑप्शन ए पृथ्वी की आकृति का ज्ञान हो सके, ऑप्शन बी पृथ्वी की स्थिति का ज्ञान हो सके और ऑप्शन सी किसी स्थान की अवस्थिति का ज्ञान हो सके और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो कक्षा में बच्चों को ग्लोब दिखाया जाता है, क्यों दिखाया जाएगा भाई? पृथ्वी की आकृति का ज्ञान हो सके इसके लिए, पृथ्वी की स्थिति का ज्ञान हो सके इसलिए, किसी स्थान की स्थिति का ज्ञान हो सके इसलिए। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी में। ठीक है, तो पृथ्वी की आकृति का ज्ञान हो सके इसलिए दिखाते हैं, पृथ्वी की स्थिति का ज्ञान हो सके, किसी स्थान की अवस्थिति का ज्ञान हो सके, इन सभी कारणों से बच्चों को कक्षा में ग्लोब दिखाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ गया है। नक्शे को प्राथमिक पाठ्यपुस्तक या पाठ्यक्रम का भाग इसलिए बनाया गया है जिससे कि बच्चों में ऑप्शन ए दूरी का ज्ञान हो, ऑप्शन बी दिशा का ज्ञान हो, ऑप्शन सी मार्ग का ज्ञान हो, ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी इसका आंसर दिया होगा वो सही है। ठीक है, तो नक्शे को
प्राथमिक पाठ्यपुस्तक या पाठ्यक्रम का ही भाग इसलिए बनाया गया है ताकि दूरी का ज्ञान हो सके, बच्चों को दूरी का ज्ञान हो सके, और बच्चों को दिशा का ज्ञान हो सके, और बच्चों को मार्ग का ज्ञान हो सके। ठीक है, तो इसीलिए नक्शे को प्राथमिक पाठ्यपुस्तक या पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मानचित्र के अध्ययन में निम्न में किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए कलात्मक ज्ञान का, ऑप्शन बी कौशल ज्ञान का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानचित्र का अध्ययन क्यों करते हैं भाई? ताकि कलात्मक ज्ञान हो सके और कौशल का ज्ञान हो सके। क्या इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो मानचित्र का अध्ययन हम इसलिए करते हैं ताकि कलात्मक ज्ञान हो सके और कौशल का ज्ञान हो सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट कीजिए। निम्न में से किसकी सहायता से किसी विषय विशेष को वास्तविक रूप से प्रकट किया जा सकता है? ऑप्शन ए चित्र, ऑप्शन बी नक्शा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए लोग जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्न में से किसकी सहायता से किसी विषय विशेष को वास्तविक रूप से प्रकट किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा, फिर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नक्शा। ठीक है, बात हो रहा है किसी विषय विशेष को वास्तविक रूप से प्रकट किया जा सकता है, इसकी बात हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नक्शा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नक्शा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन नक्शे को समझने में प्रेरित करते हैं? ऑप्शन ए 2 स्थानों की दूरियों को समझकर, ऑप्शन बी किसी परिचित स्थान को नक्शे में बनाकर, ऑप्शन सी स्थानों को प्रतीकों के रूप में दिखाकर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्न में से नक्शे को समझने में प्रेरित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जिन लोगों ने भी अपना ऑप्शन डी उपरोक्त सभी दिया होंगे उनके राइट है। 2 स्थानों की दूरियों को समझकर और किसी परिचित स्थान को नक्शे में बनाकर, स्थानों को प्रतीकों के रूप में दिखाकर, ठीक है, नक्शे को समझने में प्रेरित करते हैं। निम्न में से कौन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए 15 क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आ गया है। एक मिनट। चलिए क्वेश्चन क्या है? गतिविधि आधारित पर्यावरण अध्ययन के द्वारा छात्रों में विकसित होता है। ऑप्शन ए कौशल विकास, ऑप्शन बी निष्कर्ष कौशल, ऑप्शन सी प्रशिक्षण कौशल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जिन लोगों ने भी ऑप्शन बी दिया है उसका राइट आंसर सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी निष्कर्ष कौशल। ठीक है, तो गतिविधि आधारित पर्यावरण अध्ययन के द्वारा छात्रों में विकसित होती है निष्कर्ष कौशल अगर। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। गतिविधि आधारित पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित है। ऑप्शन ए कक्षा के अंदर की गतिविधियां, ऑप्शन बी कक्षा के बाहर की गतिविधियां, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? गतिविधि आधारित पर्यावरण अध्ययन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो गतिविधि आधारित पर्यावरण में हम कक्षा के अंदर की गतिविधियों को भी शामिल करते हैं और कक्षा के बाहर की जो गतिविधि होता है उनको भी शामिल करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी आंसर दिए होंगे उनका सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत प्रयोग विधि किस प्रकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है? ऑप्शन ए सकारात्मक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत प्रयोग विधि जो है कैसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी दिया होगा आंसर उनका सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत किसी क्रियाकलाप का आयोजन अपने प्रयोग में शामिल करता है। ऑप्शन ए संकल्पनाओं को, ऑप्शन बी सामान्यीकरण की प्रक्रिया को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत किसी क्रियाकलाप का आयोजन अपने प्रयोग कार्य में शामिल करता है। क्या कुछ किस चीज़ को शामिल करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, संकल्पनाओं को शामिल करता है और सामान्यीकरण की प्रक्रिया को भी शामिल करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी आंसर दिए होंगे उनका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। पर्यावरण अध्ययन एवं विश्लेषण पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में स्वीकार करता है। ऑप्शन ए पर्यावरणीय अनुप्रयोगों को, ऑप्शन बी पर्यावरणीय मूल्यों को, ऑप्शन सी पर्यावरणीय अभिकौशलों को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन एवं विश्लेषण पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में स्वीकार करता है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन एवं विश्लेषण जो है पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में पर्यावरणीय अनुप्रयोगों और पर्यावरणीय मूल्यों और पर्यावरणीय अभिकौशलों को स्वीकार करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये थे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।